गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये तीसरा लेक्चर है बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का। और कल जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और क्लासिकल मैकेनिक्स उसे एक्सप्लेन करने में किस तरह पूरी तरह फेलियर हो पाई। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपसे बात करता हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया गया है, हाउ कैन एक्सप्लेन बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन दिस थिंग्स। तो अब कोशिश करते हैं एक बार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की। ब्लैक बॉडीज, ओके, ठीक है। दैट्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पहले हम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह डिज़ाइन किया गया, ताकि डाटा समझने में या चीज़ों को जो कर्व अभी आएंगे, ग्राफ्स आएंगे या क्या हो रहा है उस चीज़ को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको बीच में ये वाला, ये वैक्यूम ट्यूब है बेसिकली। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। तो वैक्यूम ट्यूब का क्या रहता है आपका कि जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम मतलब बेसिकली कि किसी भी तरह का गैस पार्टिकल, किसी भी तरह के गैस पार्टिकल इस चैम्बर के अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह के। और बेसिकली वैक्यूम को बनाने का एक लौता तरीका है हमारे पास में। वैक्यूम किस तरह बनाते हैं? हम क्या करते हैं, इसके अंदर से प्रेशर निकालते हैं, मतलब इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, सारी हवा जो भी इसके अंदर होती है, जितनी भी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक हवा बाहर निकल जाती है। तो यही एक हमारे पास तरीका है वैक्यूम बनाने का। तो हमने क्या किया कि वैक्यूम बना लिया। अब यहाँ पे इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये एक मेटालिक प्लेट लगाई। ये मेटल कुछ भी हो सकता है, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है ना। एनीबडी यू कैन यूज मटेरियल दिस वन। और ये एक हाईली कंडक्टिंग, बेसिकली सिल्वर का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये वाला, ये जो कलेक्टिव प्लेट जिसे हम बोल रहे हैं, बेसिकली सिल्वर का यूज़ किया जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है और ये क्या है। अब यहाँ पे एक हाई वोल्टेज, ये पे यहाँ पे इस फिगर में एक बैटरी दिखाई गई है, बट इट इज़ अ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ इक्वल कई बार 220 तक भी, 220 से लेके अप टू पीपल्स ने यूज़ किया है 1100 तक वोल्टेज तक भी, और कई बार 11,000 भी। ठीक है, 11,000 पे क्या स्थिति अलग होती है, लेकिन जनरली इस एक्सपेरिमेंट के लिए 220 से लेकर 1100 तक भी लोगों ने यूज़ किया। यहाँ पे एक एम्पियर मीटर है, इट इज़ अ सो सेंसिटिव एम्पियर मीटर, बहुत सेंसिटिव होता है। कोशिश ये की जाती है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर आए तो उसको भी ये कैलकुलेट कर सके। बेसिकली गैल्वेनोमीटर जीवी का यूज़ किया जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे अब इसमें अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका कि जो बैटरी है, जो ये एम्पियर मीटर है, बैटरी है, तो इसके अंदर मतलब हाई वोल्टेज बैटरी है, तो एम्पियर मीटर का यूज़ किया गया है। नाउ अब इस एक्सपेरिमेंट में अब हमें समझ में आ गया। अब हम क्या देख करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट को डाला गया। किस पे? इस प्लेट पे, क्योंकि मुझे इसके साथ में काम करना है, तो मुझे इस प्लेट के ऊपर लाइट को डाला। जब मैंने इस प्लेट पे लाइट को डाला तो अब क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि इस प्लेट पर लाइट डालने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यहाँ पे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेट हैं लगी हुई, दोनों प्लेटों के बीच में क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। अब ये क्या कर रखा है इसने, फिगर वाले ने, ठीक है, ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा। बेसिकली ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कलर की वजह से थोड़ी दिक्कत है, बट लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जनरेट हुआ इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट होगा, यानी पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। क्योंकि करंट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। करंट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे ही यहाँ लाइट गिरी तो इसमें इलेक्ट्रॉन पैदा होगा,
क्योंकि यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मेटेलिक सरफेस के ऊपर, कि अगर मेटल की सरफेस है तो मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट अगर गिरती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जनरेट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि देखो एक फिगर में आपको दिखाती है ये वाली बात, ये मैंने आपसे करी थी उस दिन, कि मैंने क्या कहा था कि अगर लाल कलर की मैं लाइट डालता हूँ किस पे, व्हाट वाज द मटेरियल, पोटेशियम, ठीक। अगर पोटेशियम के ऊपर मैं रेड कलर की लाइट को डालता हूँ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता। ग्रीन डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, ब्लू डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि सिंपल क्या परिभाषा है कि अगर मेरे पास में एक मेटेलिक सरफेस है, उस पर अगर लाइट गिर रही है तो लाइट गिरने के बाद वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो ये फील्ड के कारण कहाँ जाएगा, इस प्लेट की तरफ जाएगा। तो जब ये फील्ड के कारण इस प्लेट की तरफ जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया। जब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट जनरेट हो गया। करंट कहाँ जनरेट होगा, इस पूरे सर्किट में। इस पूरे सर्किट में क्या हुआ, करंट लूप क्लोज हो गई तो करंट जनरेट हो गया। जब करंट जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतना ही क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा। सिंपल बिल्कुल, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतना ही करंट ज़्यादा होगा, ठीक। कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे तो करंट बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक। क्लियर इतनी बात। चलिए अब समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एक्चुअली ये आपके काम का कर्व नहीं है, oh no, there is no curve। चलिए कोई नहीं। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि किसी एक सरफेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, फ्रीक्वेंसी ली इस साइड में, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, करंट आई लिया, ठीक है। जैसे कि देखिए इस ग्राफ में भी दिखाया हुआ है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। बेसिकली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मीन्स करंट है आई सर्किट का, क्योंकि जितने ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से पैदा होंगे। तो अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट इक्वेशन को मैंने जनरेट किया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, शुरुआती जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब अगर ये नंबर 0 है यहाँ पे और देयर वाज जो सम फ्रीक्वेंसी, तो शुरुआत की फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी जो स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसीज हैं लो फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो एक लिमिट तक पहुंचता है, जैसे ही वो क्या पहुंचा, एक लिमिट तक पहुंचा, एक लिमिट तक पहुंचने के बाद इसमें क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इतने हिस्से में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, अब हमारे दिमाग में एक बात आती है बड़ी सिंपल सी, जो यहाँ अटपटी लगेगी। हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, मैं क्या कहता हूँ कि लाइट की इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। आई इज अ लाइट, ठीक। मैंने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू किया और करंट को कैलकुलेट करने की कोशिश की। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या रखी, फिक्स रखी, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, मैंने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा। अब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखने के बाद में क्या हुआ, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लो लिमिट के, यानी वो फ्रीक्वेंसी ये है जो इस रेंज में आ रही है, इतनी रेंज में, लेट कंसीडर ये जो फ्रीक्वेंसी एक नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं पोटेशियम का ही मान लेता हूँ। तो ये जो नंबर होगा मेरा, ये होगा लगभग 10⁻⁵ में, यानी 3 गुणा 10⁻⁵ हर्ट्ज के करीब में होगा ये नंबर। तो एक नंबर होगा यहाँ पे ये इतना। तो अब इस नंबर में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, चाहे मैं लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दूँ। है बड़ी अजीब सी बात है, मतलब मेटल सरफेस गर्म हो गई है पूरी तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जनरेट हो रहे हैं उसमें से। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, लगातार इंटेंसिटी बढ़ाता गया मैं, यानी चमकवा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ लाइट की, लेकिन फ्रीक्वेंसी कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से जनरेट नहीं होता। यानी अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखूँ तो एनर्जी जो होती है लाइट की, बेसिकली
तो वो एनर्जी इंटेंसिटी आई पे डिपेंड करती है, या आई जो है वो डायरेक्ट एनर्जी जो है उसकी आई इंटेंसिटी जो है वो जो फोटोन मेरा बना है या वेव जो मेरी बनी है जिसको मैंने लाइट माना है, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से लाइट एक वेव है, तो एनर्जी के स्क्वायर के बराबर मेरी इंटेंसिटी होती है, बेसिकली इट इज़ अ मोड। और जो एनर्जी है यहाँ पे अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें इट इज़ अ 2 पाई, ठीक, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है मेरा, ये मेरा बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ मैं लगातार, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के साथ में मेरा क्या है, इंटेंसिटी आई को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरा एफ फिक्स रहता है तो मेरा कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो क्या समझ में आया कि मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स से जो मुझे थ्योरी मिली थी ये वाली, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स से जो थ्योरी मुझे मिली थी, इट इज़ अ आई ऑफ अ सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है और बेसिकली इट इज़ इन्वर्सली विद द एनर्जी, मेरी एनर्जी भी इसी के साथ में बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटेंसिटी आई बढ़ाई गई, एम्पलीट्यूड बढ़ाया गया और एनर्जी भी बढ़ाई गई, लेकिन मेरे को कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो डेट मीन व्हाट, कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी में नहीं दिख रही प्रॉपर, और यहाँ पे क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने अपना काम तो अच्छे से नहीं किया। तो बेसिकली वही पुरानी वाली बात है कि मैं फिर से कहूँगा कि हो क्या रहा है कि थियोरेटिकली कुछ और चीज़ें हैं और एक्सपेरिमेंटली कुछ और डाटा। तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट के साथ जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मुझे अपनी थ्योरी को फिर से रीडिज़ाइन करना होगा, ठीक। चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब क्या होता है कि अब देखिए, अब जैसे ही मैं उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद चलता हूँ, जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होता है, अगर मैं वहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, वहाँ पर मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। जब मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो मेरा क्या हुआ, करंट बढ़ गई। तो बड़ी अटपटी बात थी, हाउ कैन एक्सप्लेन इट बाय साइंटिस्ट, कि अब इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए, बड़ी समस्या आई। तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए पहली बार एक प्रयास किया गया, अगर समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है, अगर अब देखो समझ में आ जाए। अब एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट की समझते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। लाइट कैन बी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लाइट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है मेटल से, बट ओनली इफ इट फ्रीक्वेंसी अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बेसिकली हर मेटल के साथ में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटैच है, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे ही फ्रीक्वेंसी जाती है मेरी लाइट की, तो ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिखा करेक्टराइज द मेटल। अब क्या है, अब देखो जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट थिंग्स, क्लासिकली फॉर द लाइट वेव द एनर्जी इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यही बात मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले कि जो एनर्जी है वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। If I am change the amplitude, the energy should be changed, and then energy should be changed. The electron is ejected, but there is no electron ejected. Okay, now second thing, for a particle, energy is proportional to the frequency square. It is a square frequency. It is not a frequency, especially the frequency square, क्योंकि E is directly proportional to the frequency square. ठीक? Now, the Einstein. अब यहाँ तीसरी बात आती है। Einstein 1955 proposed a light पार्टिकल नेचर। अब आइंस्टाइन ने एक नई नेचर दी, उसके बारे में बताएंगे। लाइट इज अ क्वांटाइज्ड फोटोन, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ब्लैक बॉडी के साथ हुआ, वो भी यहाँ पर सेम काम यहीं पे हुआ, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस एविडेंस फॉर द पार्टिकल ड्यूअल नेचर, ठीक, एंड इट आल्सो प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन। इफ लाइट आर द शाइनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, देयर इज पॉइंट to be electron are ejected from the metal, the electron will be only ejected once the threshold frequency are reached, ठीक है। एंड देन ये सारी बातें मैंने आपको बताई। below the threshold frequency no electron are ejected, about the threshold frequency the number of electron are ejected is directly proportional to the intensity of a light, ठीक। तो ये फोटो इफेक्ट हुआ। अब इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस तरह काउंटर किया,
ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो शब्द क्या है आपका, कि जो मेटेलिक सरफेस है ये वाली, ठीक। अब यहाँ पे स्लाइड्स की कमी रह गई एक्चुअली में, आई विल ट्राई वाचिंग सम थिंग्स अनदर, ओके, from that book of from Arthur. Okay, now I'll try to see something. ठीक, ओके, फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक। चलिए, अब द सेम सेटअप इज देयर अगेन मोर टाइम, एंड देयर वाज अ कर्व जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। ये कर्व आ गया आपका वर्क फंक्शन। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको कहा गया वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में, हाँ, वर्क फंक्शन क्या था कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी किसी भी लाइट की जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, कि जहाँ जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होना शुरू हो रहा था, यानी इसको म्यू नॉट बोला गया। म्यू नॉट क्या थी, वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी थी जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू होता है, तो उसको प्लांक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ से एनर्जी जो मिली उसे वर्क फंक्शन बोला गया। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी थी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सीजियम के केस में वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के केस में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के केस में 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिथियम के केस में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैल्शियम के केस में 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के केस में लॉट ऑफ, ठीक। अब यहाँ पे ये इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की कि एच न्यू के ई मैक्सिमम प्लस फंक्शन वर्क फंक्शन। अब के ई मैक्सिमम क्या है, के ई मैक्सिमम वो है जो फोटोन हम के ई मैक्सिमम वो है जो इलेक्ट्रॉन मेरा वहां से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा वहां से निकल रहा है वो के मैक्सिमम है। ये मेरी लाइट के द्वारा डाली गई फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट मैंने फ्रीक्वेंसी मैंने उस पर डाली। ये इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की, इसमें लाइट के क्वांटाइजेशन को बताया गया पहली बार। ये सिंपल है बिल्कुल, उन्होंने इस मैकेनिज्म बताया कि ये यहाँ पे के ई बराबर 0, जब लाइट क्या थी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की डली, यानी जब बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट डली तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल लगभग 0 रही, यानी या तो नेगेटिव होगी या फिर 0 आकर अटक गई। अब जब क्या हुआ कि उससे ज़्यादा की मैंने डाली तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया इमिडिएटली, ठीक। एंड देन लैम्डा मैक्सिमम के मैक्सिमम, एंड देन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल एक फिर से एक बार और अगेन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।